नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। होप आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, कूलाम का नियम पढ़ रहे थे। कूलाम के नियम में अपन ने जाना कि दो आवेशों के मध्य बल किस तरह से कार्य करता है। हमने कूलाम का नियम निर्वात में भी देखा, हमने कूलाम का नियम माध्यम में भी देखा। अगर परावैद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा हो दोनों आवेशों के मध्य, मान लीजिए मैं एक परावैद्युत पदार्थ का एक टुकड़ा रख देता हूं टी मोटाई का, तब कूलाम का नियम किस प्रकार से प्रभावी होगा। इन दोनों के मध्य की जो दूरी थी वो r थी, तो वायु कितनी दूरी तक रह जाती है, r माइनस टी दूरी तक वायु रह जाती है आपके पास। ठीक है, r माइनस टी दूरी तक वायु है। तो कूलाम का नियम आपको इस तरह से याद रखना है। तब इस स्थिति में जो बल आएगा F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट के, टी रूट एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा जाए तो हमने कूलाम के नियम पे आधारित कुछ इस तरह की सवाल देखे। अब कूलाम का नियम है, उस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पहली चीज, कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। बिंदु आवेशों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं, जो व्युत्क्रम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, जो स्पेस में कहीं पर भी एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो और एक फाइनाइट साइज की, एक परिमित आकार की वस्तु को भी आप बिंदु आवेश की तरह मान सकते हो। जैसे कोई गोला है तो बहुत दूरी पर वो गोला है, एक बिंदु आवेश की तरह माना जा सकता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। कूलाम का नियम है वो 10 की घात -15 मीटर के बाद में प्रभावी होता है। यानी इससे पहले कौन सा बल प्रभावी होता है, हम जानते हैं कि 10 की घात -15 मीटर है, वो नाभिक की त्रिज्या होती है, और इस दूरी से पहले जो बल प्रभावी होता है उसे अपन कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। यानी 10 की घात 15 मीटर से पहले प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है किसकी तुलना में, कूलाम के नियम की तुलना में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस पे आधारित अपन आगे डेरिवेशन में करेंगे कि कूलाम का नियम है वह है द्विवस्तु अंतःक्रिया बल। द्विवस्तु अंतःक्रिया बल, इसका मतलब क्या हुआ कि कूलाम का नियम है द्विवस्तु अंतःक्रिया बल। इसको इंग्लिश में ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है ये टू बॉडी इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि कूलाम का नियम है दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, मान लीजिए आपको कहे कि ये दो आवेश है Q1 और Q2, ठीक है, एक है 3 माइक्रो कूलाम का और एक है 5 माइक्रो कूलाम का। इन दोनों के मध्य 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ये आपको कह दिया जाए कि इन दोनों आवेशों के मध्य 10 न्यूटन का बल रख दिया जाए, लग रहा है। अगर इन आवेशों के निकाय में मैं 7 माइक्रो कूलाम का एक और आवेश ले आता हूं Q3, तो आपसे ये पूछिए कि बताइए अब इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल कार्य करेगा। तो ध्यान रखना ये 10 न्यूटन ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि कूलाम के नियम को हम द्विवस्तु अंतःक्रिया बल क्यों कहते हैं। यह बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से निर्भर नहीं करता। वापस से आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कूलाम के नियम को द्विवस्तु अंतःक्रिया बल क्यों कहा जाता है, तो हमें कहना कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता, इसलिए कूलाम के बल को अपन द्विवस्तु अंतःक्रिया बल कहते हैं। जैसे यहाँ दो आवेश थे 3 माइक्रो कूलाम 5 माइक्रो कूलाम, और इन दोनों के मध्य 10 न्यूटन का बल लग रहा था, ठीक है। अब आप एक तीसरा आवेश लेके आते हो 7 माइक्रो कूलाम का, और पूछा जाए आपसे कि 7 माइक्रो कूलाम के आवेश पर की वजह से अब 3 और 5 के मध्य कितना बल लगेगा, बल वही रहेगा, बल बदलेगा नहीं। हाँ, 3 माइक्रो कूलाम पे कुल कितना बल लगेगा
लगेगा तब अपन कह सकते हैं कि ये 7 भी इसके ऊपर और बल लगाना शुरू कर देगा और ये 5 पहले से लगा रहा था। तो कूलॉम का नियम कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। चौथा गुण अपन ने पहले ही देखा था कि कूलॉम का नियम है वो व्युत्क्रम नियम की पालना करता है, हमेशा करेगा, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ साथ इस बल का प्रभाव कम होता जाएगा। आपको कहे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कहां पर जाकर समाप्त होगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, तो आपको कहना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ये बल की जो दिशा होगी इस रेखा के अनुदिश होगी सदैव, इसके अनुदिश बल कार्य करेगा। तो ये अपन ने कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। अब अपने पास अगर बहुत सारे आवेश आ जाए, आवेशों का एक समूह आ जाए, ग्रुप आ जाए, असेंबली आ जाए, एक आवेश ना होकर, दो आवेश ना होकर 3, 4, 5, 10 ऐसे आवेश आ जाए, तब कूलॉम का नियम प्रभावी है। तो अपन कहते हैं लेकिन वहां पर परिस्थितियां बदल जाएंगी। तब हम एक नए सिद्धांत के साथ जाते हैं जिसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कब लागू होता है, जब दो से अधिक आवेश आ जाए, तब अपन अध्यारोपण के सिद्धांत के साथ जाते हैं। क्या कहते हैं, तो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम कूलॉम के नियम के सदिश रूप को पढ़ते हैं। देखिए कूलॉम का नियम है हमें बल के बारे में जानकारी देता है, और बल एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो क्या कहता है ये, मान लो कि ये आपके पास कोई निकाय है और इस निकाय में कोई दो आवेश उपस्थित हैं, Q1 और Q2। तो भाई यहां पर Q1 की स्थिति कैसे बताऊंगा मैं, Q1 की स्थिति बताने के लिए एक सदिश का प्रयोग किया जाएगा जिसे अपन कहते हैं स्थिति सदिश। तो Q1 का स्थिति सदिश आ जाता है R1 सदिश, और इसी तरह Q2 का जो स्थिति सदिश आ जाता है R2 सदिश। तो देखिए R1 के बारे में क्या बात आ जाती है आप अपने सामने कि R1 सदिश बराबर आ जाएगा आपके पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, जहां x1 y1 क्रमशः इसके यहां निर्देशांक है, x1 y1 और z1, ये इसके निर्देशांक आ जाते हैं। और ऐसे ही R2 सदिश के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, R2 क्या आ जाएंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब होता क्या है कि कूलॉम का नियम कहता है कि ये दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। तो देखिए Q1 आवेश है वो Q2 पर बल लगाएगा इस तरह से, तो ये बल Q2 पर मान लेते हैं F2 बल लग रहा है, लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है, तो ये F21 बल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 पे जो बल लगेगा वो इस तरह से लगेगा, ये बल आ जाता है F12, 2 लगा रहा है 1 पे। समझ में आ जाती है बात। तो यहां अगर अपन देखें तो बलों की दो दिशाएं आपको मिलती है, इस बल की दिशा आपको मिलती है ये, और इस बल की दिशा मिलती है आपको ये वाली। ठीक है, तो पहले वाले बल की दिशा जाती है 2r21 1 से 2, और इस बल की दिशा आ जाती है 2 से 1 की ओर। तो अपने पास ये दो दिशाएं आ जाती है। तो अपन देख सकते हैं कि अगर ये आवेश परिमाण में समान होंगे तो इन पे लगने वाले बल जो हैं वो भी समान होंगे। F12 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस F21, F12 बराबर F21। लेकिन इन दोनों बलों की दिशाएं देखिए, दोनों बलों की दिशाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो परिमाण में अगर आवेश समान है लेकिन दिशा अलग अलग है तो F12 बराबर आ जाएगा माइनस F21, जहां ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि दोनों बलों हैं की दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत है। तो ये इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कूलॉम का जो नियम है, गति के तीसरे नियम, थर्ड लॉ की बात, तीसरे नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड और लॉ ऑफ मोशन की पालना करता है।
गति के तीसरे नियम की पालना करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की, अर्थात कूलॉम का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। अगर आपको ये सिद्ध करने के लिए कह दे कि भाई ये सिद्ध कीजिए, या ये पूछे कि Q2 आवेश के कारण Q1 पे लगने वाला F1 बल कितना होगा, तो F12 होगा, या 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए तो F21। तो इसको ज्ञात कैसे करते हैं, या इन दोनों की पालन, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं, तो देखिए हम F12 निकालते हैं। F12 कितना आ जाएगा आपके पास, F12 आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन, अगर मैं ये दूरी में मान लेता हूँ बल की, F12 निकालना है तो मेरे पास ये बल की दिशा किधर से किधर आ जाती है, 2 से 1 की ओर आ जाती है, तो ये मेरे पास आ जाता है R21 का होल स्क्वायर, दूरी लेनी है धनात्मक, और ये आ जाता है R21 कैप। ध्यान रखना ये बल R21 लिया है मैंने 2 से 1 की ओर, और ये लिया मैंने 1 से 2 की ओर R12, ठीक है। तो ये R21 कैप आ जाता है। अब R21 कैसे निकाले, तो देखिए मुझे ये कार्य करना पड़ेगा, मुझे बल चाहिए R21, तो देखिए ये R1 सदिश हो गया आपका, ठीक है, और ये R2 सदिश हो गया और एक सदिश ही हो गया, तो मेरे पास यहां से क्या आ रहा है R1 सदिश, इधर ये आ रहा है सदिश R21 सदिश, और ये आ रहा है मेरे पास R2 सदिश, ठीक है। तो यहाँ आपको अगर 11th क्लास में सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम याद आ रहा है तो उससे आपका काम चल जाएगा। क्या कहता है त्रिभुज नियम, कि यदि दो क्रमागत सदिश इस प्रकार से जुड़ी हुई हो कि एक के स्थिर से दूसरे की पूंछ, तो तीसरा सदिश किसे व्यक्त करेगा, परिणामी सदिश को। तो परिणामी सदिश क्या आ गया यहाँ पे R1, तो अपने पास क्या आ जाएगा R2 सदिश प्लस R21 सदिश बराबर आ जाएगा आपके पास R1 सदिश। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, R21 सदिश बराबर R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ठीक है। और ये है इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का मापांक, ठीक है। तो एक तो ये मान अपन ध्यान में रख लेते हैं, और R21 कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, R21 कैप को लिख सकता हूं R2 सदिश बटे R2 सदिश का मापांक, ठीक है। तो ये आपके पास दो मान आते हैं, तो वापस ये समीकरण में आते हैं अपन। ये समीकरण कहता है F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 R21 कैप। R21 कैप की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, R21 सदिश, R21 सदिश का मोड ऑलरेडी था, और R21 कैप की जगह लिख सकता हूं R21 बटे मॉड ऑफ R21, ठीक है। ये इसका मापांक आ जाता है। तो देखिए ये यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1 है, आधार समान है, तो आधार समान होता है तो क्या होता है भाई, क्या होता है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो F बराबर आ जाएगा आपके पास K Q1 Q2 R21 सदिश बटे R21 का होल क्यूब हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये घात, ठीक है। अब देखिए R21 है कितना अपने पास, R21 ये मान है, R21 सदिश बराबर है R1 माइनस R2, तो ये अपन मान रखते हैं, तो F मेरे पास आ जाता है F12, सॉरी ये 21 नहीं है, F12 है। F12 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और इधर आ जाएगा मेरे पास R1 सदिश माइनस R2 सदिश। तो ये मेरे पास इसके मान आ जाता है, F12 का मान आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं F21 लेना चाहूं तो F21 आ जाएगा मेरे पास, F21 आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन
R2 है पहले, तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश का होल क्यूब, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, तो इस तरह से अपन सदिश नियम का इसको देखते हैं। अगर इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करना है तो अगर मैं F21 को माइनस चिन्ह से गुणा करूं तो ये मान क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस का यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2। तो आप कह सकते हो कि F12 बराबर क्या आ जाएगा माइनस F21। ठीक है, तो हमने कूलॉम के नियम का सदिश रूप देखा। आगे अपन बहुल आवेशों के कारण लगने वाले बल की चर्चा करेंगे जिसे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अब अपन बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। ये अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कब होता है? जब दो या दो से अधिक आवेश आ जाए आपके पास कहीं किसी निकाय में। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दी हुई होगी, जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर आवेश रख दिए, चतुर्भुज के कोनों पर रख दिए, या बहुत सारे आवेशों का कोई निकाय आ जाए, तब आप कूलॉम के नियम के साथ सीधे नहीं जा सकते, आपको अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ेगी। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहते हैं? देखिए, मान लो किसी निकाय में आपके पास Q1, Q2 एंड बहुत सारे आवेश Qn आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, जिनकी स्थिति सदिश हैं R1, R2 एंड इसी तरह n जो आवेश है उसका स्थिति सदिश अपन मान लेते हैं Rn। अब इस निकाय में मैं एक परीक्षण आवेश Q0 लेके आता हूं जिसका स्थिति सदिश मैंने रख दिया है R0 लिया। अब होता क्या है कि इस Q0 पे ये Q1 बल लगाता है, जिसे मान लेते हैं अपन क्या है F0 बल। इसी तरह Q2 लगाएगा, वो लगाएगा F02, और n जो आवेश है वो इस पे बल लगाएगा F0n। तो देखिए, याद कीजिए, मैंने कहा कि कूलॉम का नियम है वो द्विवस्तु अंतःक्रिया बल है। द्विवस्तु अंतःक्रिया बल का मतलब ये जो F0 बल लग रहा है Q1 आवेश के द्वारा Q0 पर, ये इस आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, न इस आवेश की उपस्थिति से। मतलब ये सारे के सारे आवेश स्वतंत्र रूप से सिर्फ किस पे बल लगा रहे हैं Q0 पे, और ऐसा कंसीडर किया हुआ है, माना गया है कि हम ये आपस में एक दूसरे के ऊपर बल नहीं लगा रहे। तो इस Q0 पे कुल जो बल लगेगा वो बल कितना आएगा? तो वो बल आएगा F बराबर F01 प्लस F02, इसी तरह प्लस होते जाएंगे, और n जितने भी आवेशों के कारण बल लग रहे हैं वो सभी जुड़ जाएंगे, सदिश योग हो जाएगा उनका। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत, उसकी परिभाषा क्या बनती है कि n आवेशों के किसी निकाय में यदि कोई परीक्षण आवेश रखा जाता है तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। ध्यान रखना, अपने को शब्द बोलना है यहाँ सदिश योग। अक्सर हम ये गलती करते हैं, सिर्फ योग बोलते हैं, जबकि हमें बोलना इसको है सदिश योग। तो जो कुल बल लगेगा वो इनके सदिश योग के तुल्य होगा। अब ये कभी जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ Q0 आवेश के कारण कुछ, आपको कहे कि बताइए Q1 पर कितना लगेगा, तो Q1 पर अपन निकाल सकते हैं। Q1 पर कितना लगेगा? F बराबर, तो Q1 पे अब Q0 लगाने लग गया, F01 F10 प्लस F12 प्लस F13, इसी तरह प्लस F1n। अगर 2 पे पूछिए कि भाई दूसरे आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो F20 F21 F23। तो हमें जो आवेश जिस पे हमें परीक्षण करना है, जिस पे हमें देखना है बल कितना लगेगा, उसकी बात करेंगे अपन परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश कोई सा भी ले सकते हो आपकी मर्जी से। तो हमने अपनी सुविधा के लिए एक परीक्षण आवेश को अलग ही नाम दे दिया Q0। तो Q0 पर कितना बल लगेगा? F01 Q1 आवेश के कारण, F02 Q2 आवेश के कारण, F03 तीसरे आवेश के कारण, nवें आवेश के कारण F01। तो कुल बल क्या होगा? सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। यह अध्यारोपण का सिद्धांत। थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं अपन।
तो देखिए यहाँ F01 क्या आएगा, जैसे अपन ने प्रीवियसली देखा कि F01 बन जाएगा मेरे पास K Q0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर का होल स्क्वायर R01 कैप। इसी तरह ये F02 क्या बन जाएगा, K Q0 Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर R02 कैप। तो आप देख सकते हो इस पूरी टर्म में n टर्म क्या आएगी आपके पास, n टर्म आएगी आपके पास प्लस K Q0 Qn अपॉन R0 R का होल स्क्वायर R0n कैप। आप इस पूरी टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, KQ0 कॉमन आ रहा है। तो KQ0 कॉमन आया तो अपने पास F क्या रह जाना है, F रह जाना है, KQ कॉमन आ जाता है और ये टर्म रह जाएगी मेरे पास Q1 अपॉन आ जाएगा मेरे पास R01 माइनस R1 का होल स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 R02 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसी तरह n टर्म चलेगी। तो देखिए अपन इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो F बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, KQ0। देखिए R01 और R1 कैप, इस R1 कैप को अगर सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, Q1 अपॉन R01 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 कैप क्या हो जाएगा, R01 वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा, R01 वेक्टर का मोड। तो R01 का मोड आ जाता है। अगर इसको और ऐसे ही सेकंड टर्म चलेगी आपकी, तो यहाँ इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो F वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, KQ0 Q1 R01 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं अपन, R01 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अगेन अपॉन क्या जाएगा, R01 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का स्क्वायर और ये R01 माइनस R1 का मोड। R01 को ये आया कैसे, ये यहां से देखिए, ये है आपके पास R0 वेक्टर, ये है R1 वेक्टर और ये दिशा आ जाएगी। तो सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम हम लगा देंगे, ठीक है। तो उससे इसी तरह ये n भी टर्म चलेगी आपकी। तो f कितना आ जाता है फाइनली आपके पास n टर्म में, देखिए ये योग हो रहा है तो मैं f को यहां लिख देता हूं। f बराबर आ जाएगा मेरे पास KQ0 कॉमन आ जाता है और ये आ जाता है समेशन I इज इक्वल टू 1 से कहां तक जा रहे हो भैया, n तक, और ये आ जाता है आपके पास QI अपॉन R0 माइनस RI का होल क्यूब। देखो 2 प्लस 1 पावर ऐड हो जाएगी और इधर हो जाएगा R0 माइनस RI। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। किसके कारण, n आवेशों के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल। अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कूलाम लॉ और अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे असाइनमेंट करेंगे। तो अभी के लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि कूलाम का नियम दो आवेशों से अधिक हो जाए किसी निकाय में, तो अपन कूलाम के नियम का सीधा उपयोग ना करके अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं।